बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम दोस्तों को एक तो रमज़ान मुबारक। रमज़ान में हम ये मैं बिलीव मेरा ये पहला लेक्चर है या डिस्कशन है। रिसेंटली चंद दिन पहले ही पंजाब गवर्नमेंट ने, जैसे पहले हमने बात की थी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ने सीपीसी के अंदर बेशुमार तब्दीलियां वगैरह की थी, उसी तरीके से उसी तर्ज से उसी अंदाज से पंजाब गवर्नमेंट ने सीपीसी के अंदर पंजाब के लिए चंद अमेंडमेंट्स कर दी हैं। उनके बारे में इट्स इम्पोर्टेंट कि हम बीच में एग्जामिन करें, बिकॉज रिटन स्टेटमेंट की हद तक काफ़ी फंडामेंटल और एविडेंस लेने की हद तक थोड़ी सी प्रोविजंस तब्दील की गई हैं, और भी तब्दीलियां की गई हैं, मगर उनका अगर आप मेरे से पूछें तो वो थोड़ा सा ऑप्टिक्स का ज़्यादा ताल्लुक है कि दिखावे की थोड़ी बहुत बीच में लगती हैं, बिकॉज डायरेक्टरी प्रोविजंस ऐड की गई कि अपील और रिवीजन इतने इतने दिनों में डिसाइड होगी, मगर मैंडेटरी प्रोविजन सिर्फ इट सीम्स, अब जब ये भी हम बीच में डिटेल में कंसिडर करेंगे, प्रोवाइड की गई है सिर्फ रिटन स्टेटमेंट जमा करवाने में। 30 दिनों के अंदर नहीं जमा करवाएंगे तो आपका राइट क्लोज कर दिया जाएगा, पनिशमेंट दी गई है, मैंडेटरी प्रोविजन है। तो चलें जल्दी से बीच में से इसको लेट्स गो थ्रू दिस एंड टेक अ लुक एट ये ऑलरेडी जो किसको कहते हैं अमेंडमेंट्स हैं, वन बाय वन एग्जामिन करते। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है, ये पब्लिश और बीच में साइन हुई है 29 अप्रैल 2020 को। तो 29 अप्रैल 2020 से ये अमेंडमेंट्स इफेक्टिव होती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नुक्ता भी है कि आगे जाके आप ये बीच में जब एग्जामिन करेंगे तो देखेंगे कि पुराने पेंडिंग केसेस के ऊपर, पुराने पेंडिंग अपील्स के ऊपर, पुरानी रिविजन्स वगैरह किसी प्रोसीडिंग के ऊपर ये लागू नहीं होते, ये बल्कि लागू होंगे और ये लगाए गए हैं सिर्फ इन फ्यूचर जो फाइलिंग्स वगैरह होंगी। उससे बीच में आप अगर आगे चल के बीच में देखते हैं, इसके बारे में भी डिटेल में के अंदर बात भी करेंगे, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट अभी प्रेजेंटली है 29/4/2020 से ये इफेक्टिव हो रही है। आगे आ जाइए, अब ये देखिए ये वाला कानून जिसके ऊपर मुझे एक सबसे बड़ी बीच में ऑब्जेक्शन है वो ये है कि ऑर्डिनेंस के जरिए और एक्ट के जरिए नहीं आई। किसी को भी इसके बारे में मालूम नहीं था कि ये अमेंडमेंट आ रही है। आई सीरियसली डाउट कि कोर्ट्स को बीच में मालूम था, इवन हाई कोर्ट से भी आई डोंट नो डिस्कस किया गया है कि नहीं, लेकिन हाई कोर्ट की जो रूल्स बनाने की कमेटी है सीपीसी के बारे में, उनके मेंबरान को तो कम से कम नहीं मालूम था इसके बारे में। ये ऊपर से गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से नाजिल कर दिए। तो ये प्रोसीजर जब तक आप ठीक नहीं करते और आप इसके ऊपर आप बीच में यू डू नॉट गो हेड एंड इंश्योर कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, वकीलों को, बार एसोसिएशंस को, पब्लिक एट लार्ज को, उन सारों को ऑनलाइन आप नहीं लेते या उनसे ये शेयर नहीं करते, तो बेशुमार जो गलतियां होती हैं और ये कानून को बेहतर नहीं बीच में बनाया जा सकता। ये किसी एक शख्स की या चंद शख्स अशखास की, एक्चुअली एक दफ्तर में बैठे हुए उनकी मंशा के साथ ये तब्दीली कर दी जाती। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग कि ऑर्डिनेंस के जरिए किया जाए। और दूसरा देखिए, इससे अनसर्टेनिटी क्या आएगी, कोविड के दिन है या इवन अदरवाइज अगर रेलेवेंट टाइम के अंदर ये ऑर्डिनेंस को असेंबली के सामने नहीं, प्रोविंशियल असेंबली के सामने नहीं रखा जाता, तो उसका क्या असर पड़ेगा। ऑर्डिनेंस तो एक्चुअली कलअदम हो जाएगा, जो ड्यूरिंग टाइम पीरियड जो प्रोसीडिंग्स हुई थी वो तो इफेक्ट होंगी, लेकिन अगर ये एक्ट नहीं बनता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑर्डिनेंस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आप बीच में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड विद आर्टिकल 128(1) गवर्नर इज प्लीज टू मेक एंड प्रोमलगेट, ये करके गवर्नमेंट फील करता है, गवर्नर अगर फील करता है कि कोई इसमें अर्जेंसी है, और मुझे ये नहीं समझ आई कि सीपीसी में इतनी अर्जेंसी। यहाँ पे लिखा है प्रोविंशियल असेंबली इज नॉट इन सेशन, गवर्नर इज सेटिस्फाइड सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट व्हिच रेंडर्ड नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन की क्या जरूरत थी। जी सर। अब पर्पस फॉर मेकिंग अमेंडमेंट्स बीच में एग्जामिन कर लेते हैं कि ये क्यों बीच में अमेंडमेंट्स इन्होंने बीच में की और इसके अंदर क्या बीच में अर्जेंसी या ज़रूरत थी। ये लिखते हैं यहाँ पे, अमेंड इट इज़ एक्सपीडियंट टू अमेंड द कोड ऑफ सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 टू ब्रिंग प्रोसीजरल रिफॉर्म्स फॉर स्मूथ एंड डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। चलें ठीक है। फॉर रिडक्शन ऑफ बैकलॉग ऑफ सिविल केसेस, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बीच में इशू आएगा, क्योंकि अगर आप आगे जाके देखते हैं, कहते हैं जी हमने जो पुराने केसेस पेंडिंग है उनको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे बीच में ये अमेंडमेंट की, लेकिन आगे जाके अगर आप बीच में आखिरी से अमेंडमेंट इसमें एग्जामिन करें तो वहाँ पे लिखा हुआ कि ये तमाम अमेंडमेंट्स पुराने केसेस के ऊपर लागू नहीं होंगी। तो पुराने केसेस की बैकलॉग रिड्यूस कैसे होगी वो कुछ मालूम नहीं। आइंदा के लिए तो शायद बीच में अगर इसमें होता हो, इसका कोई असर वगैरह पड़ता हो, तो शायद बीच में फ़ायदा वगैरह हो जाए।
मुश्किल लग रहा है, मगर अगर हो जाए तो वो आइंदा के केसेस पे होगा। बैकलॉग अभी भी वैसे पुराने कानून के मुताबिक ही चलेगा। आगे चल के अगर आप एग्जामिन कर लें तो यहाँ पे फिर बीच में अब ये तो हो गया जी प्रियम्बल्स में रीजंस, इसको प्रियम्बल कहते हैं जो शुरू में चीज़ें लिखी होती हैं। अगर आप कानून पढ़ना बीच में सीख रहे हैं हमारे साथ, बीच में बेशुमार दोस्तों के साथ, तो दिस इज़ नोन एज प्रियम्बल ऑफ द एक्ट, और इसके अंदर लिख दिया जाता है कि कानून के मकासद क्या हैं। और इसको अगर आप इंटरप्रटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर जाएं तो इसको एग्जामिन यूज़ भी किया जाता है इंटरप्रटेशन के अंदर, के किस वजह के लिए ये बीच में बनाई गई थी, कानून तब्दील किया गया था, और फिर इंटरप्रटेशन में वो बीच में देखा जाता है कि क्या वो इंटरप्रटेशन इस्तेमाल की जाती है जो कि इस पर्पस से बीच में मुताबिकत रखती है। सो आगे चलें जी, इसका क्या नाम है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले सेक्शन के अंदर ये लिखा है कि ऑर्डिनेंस का नाम होगा सिविल, इसको अगर ऑर्डिनेंस को रेफर करना होगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, एक सेकंड, मेरे ख्याल में शायद मैंने बीच में इसका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस टू 2020, मैंने वैसे टाइटल के अंदर क्या लिखा है, मुझे लगता है शायद मैं गलत ही लिखा है। तो पंजाब कोड ऑफ सिविल, एक सेकंड, पंजाब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट्स एक्ट लिखा हुआ, तभी मुझे लग रहा था ऑर्डिनेंस टू 2020। इसको ठीक कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट, पंजाब अमेंडमेंट्स नहीं, कोड ऑफ सिविल पंजाब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, सही है। सेव। अब चलें इधर आगे खैर ये तो मैं आपके साथ ही बीच में तब्दीलियाँ इसके अंदर कर ही जा रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की इसके अंदर ये है, और जिससे बेशुमार कन्फ्यूजन इस कानून के अंदर बीच में इंट्रोड्यूस होगी। यहाँ पे ये लिखा गया है कि नाम तो चलें ठीक है, चलें ये भी नहीं इन्होंने लिखा जो अमूमन लिखते हैं कि पूरे पंजाब पे लागू होगी, चलें ठीक है वो भी सही है। ये लिखा हुआ इट शैल कम इनटू फोर्स वंस, इमीडिएटली लागू हो जाएगी, मां सिवाय उन प्रोविजंस की जहां पे इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीडिंग्स विच शैल कम इनटू फोर्स, जब होगा इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स और प्रोसीडिंग्स के बारे में जहां पे बीच में बात की गई है वो अभी लागू नहीं होगी। वो लागू जब होगी जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करेगी ऑफिशियल गजेट के अंदर। अब देखिए, अब टू माई नॉलेज ये नहीं बीच में किया गया। इससे अब हम बेशुमार आगे जब आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करेंगे उसके बारे में एक प्रोसीडिंग एक सेक्शन मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीडिंग्स के बारे में एविडेंस भी वीडियो और ऑडियो के जरिए रिकॉर्ड होनी है, समन्स भी इलेक्ट्रॉनिक वीडियो का उसमें आंसर है या एसएमएस के जरिए भी भिजवाना है। वो लागू हुए हैं कि नहीं ये पढ़ने से पता नहीं चलता कि क्या ये सिर्फ एक्चुअली कोर्ट के अंदर ऑर्डर शीट्स बीच में इलेक्ट्रॉनिक में रखना है उसके बारे में है। इब्तदा में ही बहुत सीरियस किस्म का भाम यहाँ पे आ गया कि इसका कौन सा हिस्सा बीच में इफेक्टिव है और कौन सा नहीं, वो वाला हैज बीन केप्ट ओपन टू क्वेश्चन अभी राइट नाउ। पहला मसला तो इसके अंदर आपको ये नजर आ रहा है और पहली कंफ्यूजन यहाँ पे हो गई, बट फॉर नाउ लेट्स अज्यूम कल से बीच में ये एज एन इफेक्टिव डेट से ऑलरेडी बीच में इफेक्टिव डेट थी इसकी 29/4 से ये ऑलरेडी लागू हो गया और शायद एज्यूम कर लें कि नोटिफिकेशन हो गई, हुई नहीं टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, तो क्या उसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो तब्दीली आई है, आई डिड नॉट रियली अंडरस्टैंड इसके अंदर क्या सेंस था ये करने का सेक्शन 2 के जरिए। सीपीसी का जो सेक्शन 3 था, सेक्शन 3 के अंदर पहले ये लिखा हुआ करता था, एक सेकंड मुझे निकाल लेने दीजिए, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स का था, उसको चेंज करके हायरार्की ऑफ कोर्ट्स कर लिया। हर बार आई बिलीव ये उठाया गया इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से। करने का क्या तुक था, पहले भी ये लिखा हुआ था फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोड, तो पहले लिखा हुआ था कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड एवरी सिविल कोर्ट of a grade inferior to that of a district court and every court of small causes is subordinate to the high court and district court। अब यहाँ पे ये लिखने की क्या बीच में ज़रूरत थी, और ये इसके अंदर यूं क्यों, आप स्मॉल कॉजेज का अगर आपने निकालना था तो आप उसको डिलीट कर सकते थे, इसको करने से क्या सिग्निफिकेंस होगी। और आई बिलीव डाउन द लाइन शायद एक बीच में इसमें इशू आए भी, क्या सेशन जज सॉरी डिस्ट्रिक्ट जज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने से केसेस ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं। अगर आप पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस के अंदर हायरार्की पढ़ें तो वहां पे शायद अब जो पहले किसके ऊपर केस लॉ मौजूद है और रिसेंटली जजमेंट्स आई हैं कि नहीं जी इस तरीके से नहीं हो सकता, वो दोनों पार के ऊपर हैं।
अब शायद इसके बाद वो वाली पोजीशन चेंज हो जाए, मगर ये क्यों किया गया मैं हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, और क्या करने की इसकी वजह थी कुछ समझ नहीं आती। इससे क्या बीच में असर पड़ता है और इसकी क्या ज़रूरत है। अगर बीच में डिस्कस किया होता या अगर कोई रीजंस वगैरह या स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ रीजंस होते तो कुछ पता चलता। खैर, पहले भी बीच में पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस नाफिज होता तो यहाँ पे लिख देने से क्या फ़ायदा हुआ, सेक्शन 3 को क्यों बदला, अल्लाह आलम, वल्लाह आलम। खैर, अब इम्पॉर्टेंट जो इसके बीच में हिस्से हैं उनकी तरफ अगर आप आ जाइए। सेक्शन 3 जो प्लेंट और सूट की प्रोसीडिंग्स और उसके साथ फिर बीच में रिटन स्टेटमेंट, उसके बारे में जो सेक्शंस हैं वो अब बीच में आते हैं, विच इज़ प्रॉब्ली द हार्ट ऑफ दीज अमेंडमेंट्स। लेकिन इनको ज़रा थोड़ी सी गहराई में अब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कोई इतना ख़ास बीच में तब्दीली वगैरह इसके अंदर नहीं आई। सेक्शन 6 पहले पुराने 26 में तो लिखा था कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब, वो तो ठीक है। आगे ये ऐड कर दिया गया है शैल फाइल एज मैनी कॉपीज। 26 को एक दफ़ा देख लीजिए कि 2 आई बिलीव नया ऐड किया है, एक सेकंड मुझे कंफर्म कर लेने दीजिए। मेमोरी से बिल्कुल एग्जैक्टली सब सेक्शन 2 और 3 ऐड किए गए। Plaintiff shall file as many copies of the plaint and accompanying documents with the plaint as there are defendants to the suit to be sent along with summons. So important चीज क्या यहाँ पे बीच में ऐड कर दी। प्लेंटिफ ना सिर्फ पहले हम ये किया करते थे जी मेन केस के साथ ही बीच में सिर्फ प्लेंट वगैरह बी पार्ट में दूसरे डिफेंडेंट्स के लिए एनेक्सेस नहीं लगाए, साथ कॉपी वगैरह नहीं करके बीच में दी, प्लेंट भी बीच में साथ उनके लिए कर ली। मेन फाइल जो जज की है वो अच्छी खासी मोटी होती थी, बाकी नहीं। अब रिक्वायरमेंट कानून की ये है कि आप तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सारे के सारे इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। जी सर, तो तमाम की तमाम एज आई वाज सेइंग बीच में आप अटैच करेंगे अपनी प्लेंट के साथ ऑल ऑफ द सारे एनेक्सेस होंगे और वो तमाम के तमाम का सेट आप बीच में आगे भेजेंगे अपने समन्स के साथ। सो ये बीच में एक चीज़ हो गई कि कॉपियाँ वगैरह वहाँ से नहीं करवानी पड़ेंगी और अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो बेहतर होगा डिफेंडेंट्स के लिए कि अपनी जेब से कॉपियाँ वगैरह नहीं करवानी पड़ेंगी। आगे साथ ये लिख दिया गया है 3 में, और ये बीच में आपको याद होगा पीछे प्रोवाइज़ो ये बीच में ऐड किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और प्रोसीडिंग्स का जो मामला होगा वो नोटिफिकेशन के ज़रिए होगा, वो भी इफ़ेक्टिव नहीं है। तो क्लियरली तो यहाँ पे लिखा गया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन सूट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कि ऑर्डर शीट क्या कंप्यूटर के तहत होगी, किस तरीके से इसको अंडरटेक वगैरह किया जाएगा, ये प्रॉबली अभी लागू नहीं हुई जब तक नोटिफिकेशन इसके बारे में इशू नहीं होती। बट ये लिख दिया गया है कि आइंदा से रिकॉर्ड वगैरह सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिकली रखा जाएगा कोर्ट का। आगे साथ ये भी बीच में इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो सूट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वही चीज़ें सारी की सारी एप्लीकेशंस, अपील्स, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है अपील्स, रिव्यूज़, रिविजन्स और बाकी इंसिडेंटल देयर टू से जो ताल्लुक़ रखने वाले और जो प्रोसीडिंग्स वगैरह होंगी उन तमाम के अंदर ये बीच में यही होगा मामला कि आप इब्तदा एक एप्लीकेशन या प्लेंट वगैरह बीच में जमा करवाया करेंगे या अपील जमा या करेंगे और उसके बाद उसकी मल्टीपल कॉपीज साथ रखेंगे और कोर्ट्स पर लागू होगा अगर ये जब लागू होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक इसका रिकॉर्ड रखेंगे। सो बेसिकली आई मीन लिखा तो काफ़ी ज़्यादा है मगर प्लेंट की हद तक सिर्फ ये ऐड कर दिया गया कि भाई कॉपियाँ आप ज़्यादा बीच में साथ लगाया करेंगे ताकि वो समन्स के साथ भेजी जाए। रिटन स्टेटमेंट के अंदर प्रॉबली अगर आप देखें तो इसके अंदर ज़्यादा फंडामेंटल बीच में इशू आया है क्योंकि डिफेंडेंट का जो स्कोप है डिले करने का वो काफ़ी हद तक लिमिट कर दिया गया। क्या ये अच्छी बात है, बुरी बात है, इस पर भी एक सेकंड में बात करते हैं। मगर पहले ये लिखा डिफेंडेंट शैल फाइल रिटन स्टेटमेंट नॉट लेटर देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपेयरेंस। ठीक है, अब फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपेयरेंस इन कोर्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट अपेयरेंस इन कोर्ट। अब समन्स अगर आप बीच में इससे तो ये बीच में लगता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ समन्स या डेट ऑफ सर्विस वो नहीं लिखा गया, 30 दिन आपकी अपेयरेंस से तक कर दिए गए। तो अभी भी अगर आप डिफेंडेंट्स के इंटरेस्ट में ये होगा अगर उन्होंने डिले करना है कि वो तामील को बीच में लंबे से लंबा तक करते रहें और डिले से डिले करते रहें, उसके बाद फिर 30 दिन जब होंगे, 30 दिन जब चलने शुरू होंगे जब वो कोर्ट के अंदर बीच में साहब पेश होंगे। सो अपेयरेंस
की वजह से तो उसका ये बीच में हो गया। अगर नॉन अपेयरेंस होगा तो क्या 30 दिन बीच में नहीं चलने शुरू होंगे? सो इससे तो पढ़ने से ये लगता है कि जी डिले करना आपके इंटरेस्ट के अंदर होगा 30 दिन, क्योंकि वहाँ से बीच में शुरू हो रहे हैं। आगे लिखा जाता है एडिशनल कॉपीज़। यहाँ पे लिखा गया है कि रिटन स्टेटमेंट की आप करेंगे, उसके साथ उतनी ही जितने डिफेंडेंट्स है उतनी कॉपियाँ लगाएंगे, मगर और प्लस कोर्ट एंड फॉर द कोर्ट। पीछे ये लिखा हुआ था सिर्फ डिफेंडेंट्स के लिए कॉपीज़ देंगे, उनके लिए ओरिजिनल बीच में आई एज्यूम उसको इस तरह करके, फॉर एग्जांपल अगर आप बीच में पिछला पढ़ते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन ऑफ सबसेक्शन 2 के अंदर एज मैनी कॉपीज ऑफ द प्लेंट एंड अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स विद द प्लेंट एज देयर आर डिफेंडेंट्स। आगे जाके ये लिख दिया गया है कि एज देयर आर डिफेंडेंट्स प्लस 1 फॉर द कोर्ट एज वेल। एक्चुअली कोर्ट को के पास तो ओरिजिनल होगी, या तो पहले गलती है 26 के अंदर जो लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे बीच में गलती है, या फिर एक एक्स्ट्रा कॉपी वैसे बीच में कोर्ट में जमा करवाई जाएगी या डॉक्यूमेंट्स एनेक्स। देखने में ये लगता है कि ड्राफ्ट करने वाले ने कोई इतना ज़्यादा बीच में डेप्थ के अंदर बीच में इसको एग्जामिन नहीं किया, और कंसिस्टेंसी बीच में नहीं नज़र आ रही, बिकॉज 26(2) सबसेक्शन 2 और 26(a) सबसेक्शन 2 में ये आपको भाम वैसे ही सामने नज़र आ गया। आगे जाके अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज देखें अब बाकी प्रोविजंस के अंदर आप ये देखेंगे कि वो डायरेक्टरी हैं कि अपील इतने दिनों में, रिवीजन इतने दिनों के अंदर डिसाइड कि कितने दिनों में होना है, ये सारे का सारा लिख दिया गया, मगर ना करने की कोई सज़ा नहीं दी गई। यहाँ पर रिटन स्टेटमेंट 30 दिनों में जमा कर ना करवाने की सज़ा दे दी गई है। 26(a)(3) में लिख दिया गया डिफेंडेंट अगर रिटन स्टेटमेंट टाइम फ्रेम सब सेक्शन 1 में यानी 30 दिन में नहीं जमा करवाएगा तो कोर्ट शाल में नहीं लिखा हुआ, उन पे कोर्ट पे डिस्क्रेशन नहीं छोड़ी, कोर्ट के लिए लाजमी कर दिया कि 30 दिनों के अंदर आप उसका डिफेंडेंट का राइट टू डिफेंड क्लोज कर देंगे। यहाँ पर जाके फंडामेंटल क्वेश्चन और प्रॉब्लम मुझे बीच में एक नज़र ये आती है कि 3 लिमिटेशन के तहत या 3 साल मुकदमा जमा करवाने के लिए तो आपने बीच में बेशुमार टाइम दे दिया प्लेंटिफ को, वो 3 साल के अंदर बीच में करवा सकता है टाइम बार होने से पहले दावा, और अगर 5000 सफ़े का वो दावा जमा करवा के बीच में दे देता, तो क्या ये सेंसेबल है कि किसी के डिफेंडेंट, और अगर किसी का अच्छा हो या अगर कोई अजीब सा कोई सूट या अगर कोई मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड सूट किया कि उसके हाथ बांध दिए जाएँ, जनाब आपने तो जो जवाब देने हैं वो 30 दिनों के अंदर ही देने। 2 हफ्ते तो वकील अच्छा ढूंढने में बीच में लग जाते हैं, नोटिस के ऊपर पता करते हुए, मुख्तलिफ जगह पे जाते हुए, अगर कॉपी साथ फिर नहीं उन्होंने समन्स के लगा के भेजी तो कॉपियाँ हासिल करने के अंदर आपका हफ्ता वहाँ पे बीच में गुजर जाता। तो अगर आप 30 दिनों के अंदर ना जमा करवाएं, और यहाँ पे देखिए मैंडेटरी बीच में चीज़ ऐड कर दी गई है, और मैंडेटरी का बीच में ये लाजमी यानी कि कोर्ट के हाथ बांध दिए गए हैं 30 दिनों के बाद, कोई एक्सटेंशन की जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले के अंदर है कतई एज एन कॉस्ट डाल के मौका देने का, वो वाली चीज़ें बीच में डाली ही नहीं गई, और चूंकि यहाँ पे बीच में सज़ा दी गई है इस प्रोविज़न को 30 दिनों की, इसको मैंडेटरी तस्वर किया जाएगा। आगे चलें और आगे चल के इसको अगर देख लिया जाए फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। अब देखने वाली बात यह है कि मैं और जहाँ पे अब हाँ मुझे नज़र आया है ऑर्डर 9A फॉर एग्ज़ाम्पल एक मौजूद था कि प्लीडिंग्स जब कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद डिस्कवरी और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए लाजमी को हाई कोर्ट ने बीच में रूल एक ऐड किया था ऑर्डर 9A कि उसके लिए तारीखें फ़िक्स की जाएंगी। यहाँ पर लगता है कि इन्होंने और सेक्शन बीच में ओवर रूल करेगा उसको, एक तरीके से इफेक्टिवली सेक्शन 9A को ख़त्म ही कर दिया है, क्योंकि क्या लिख दिया गया है यहाँ पर ये लिख दिया गया है कि इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे रिटन स्टेटमेंट के 7 दिनों के अंदर अंदर। अब यहाँ पे दूसरा बीच में भाम आता है, अगर मुख्तलिफ केसेस के अंदर रिजॉइंडर जमा करवाने की ज़रूरत है, अगर काउंटर क्लेम आया है या कॉम्प्लिकेटेड आगे डिफेंसेस सामने से सेटअप कर दिए गए हैं तो कई केसेस के अंदर रिजॉइंडर जमा करना लाजमी है, मगर यहाँ पे लाजमी लिख दिया गया कि नहीं जी इश्यूज तो रिटन स्टेटमेंट के 7 दिनों के अंदर होने ही होने हैं, तो क्या रिजॉइंडर 7 दिनों के अंदर जमा करवाया जाएगा? वो अनरीजनेबल और इनप्रैक्टिकल होगा वैसे भी, और इवन अदरवाइज उसको कहते हैं अभी आपके पास रिटन स्टेटमेंट आई है, अभी आपने उसको रिटन स्टेटमेंट जमा हुई है, रिटन स्टेटमेंट पढ़ने की, रिटन स्टेटमेंट देखने की, उसके अंदर क्या एक हफ्ते के अंदर आप सारे का सारा उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर आपने खास तौर पर जैसे मैं पहले कह रहा था रिजॉइंडर जमा करवाना, तो हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? 26 भी ऐड कर दिया गया, और उन 7 दिनों के बाद 7 दिनों के बाद 7 दिनों के अंदर आप उनको ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं उन इश्यूज के ऊपर, और आपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस और सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस टू प्रोड्यूस एविडेंस आपने फौरन बीच में जमा करवाना है।
इसमें कोई इतनी ज़्यादा अनरीजनेबल चीज़ नहीं, चलें ठीक है, बीच में ये करके इश्यूज फ्रेम होने के बाद ये जल्द ही चलना चाहिए। पर अगर इश अपॉन फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज द फाइलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, कोर्ट में रिकॉर्ड एविडेंस इटसेल्फ या डायरेक्ट अ कमीशन टू रिकॉर्ड द एविडेंस इन द प्रिस्क्राइब मैनर। पहली इशू यहाँ पे पहले तो ये लाजमी था कि अगर कंटेस्टेड कोर्ट है, कंटेस्टेड मैटर है, तो हाई कोर्ट की डायरेक्शंस मौजूद हैं और मुकदमे भी हमने कई काफ़ी बीच में एविडेंस सेटिसाइड करवाया कि वहाँ पर कमीशन नहीं होगा, जज के लिए लाजमी है कि वो खुद करे। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी कोर्ट को डिस्क्रेशन ज़्यादा दे दी गई है कि आई बिलीव कंटेस्टेड केसेस के अंदर भी वो एविडेंस कमीशन के ज़रिए करवा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कमीशन का जो मामला था वहाँ तो सिरे से ही बीच में अजीबो गरीब था कि वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया गया था कि जी खुद ही आप डिसाइड करेंगे, कमीशन ही डिसाइड करेगा कि जी ऑब्जेक्शंस क्या हैं, कौन से सवालात किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते। यहाँ पर अब अजीब सा बीच में अबहाम है, आपने कमीशन को अगर फ्रस्ट्रेट करना हो तो बार बार कोर्ट से रजू करवाते रहें मुख्तलिफ कानूनी सवाल वगैरह, मुख्तलिफ ऑब्जेक्शंस वगैरह, तो क्या वहाँ पे बीच में प्रॉपर्ली ये कमीशन का मामला जैसे कि अभी है वो चल सकेगा कि नहीं, और कमीशन का क्या हक है या क्या पावर्स हैं कि जिसके अगर ऑब्जेक्शंस हैं एडमिशन एग्जिबिशन के एग्जिबिट डॉक्यूमेंट्स करने के ऊपर या सवाल किया जा सकता है कि नहीं, उसके बारे में क्या तरीका होगा, यहाँ पे नहीं लिखा गया। सब सेक्शन 3 में लिखा है कि कमीशन अपॉइंट किया जाएगा प्रूफ पैनल जो कि सेशन जज साहब के पास बीच में हो, डिस्ट्रिक्ट जज के पास सॉरी आई बिलीव हो गया, और डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास वो बीच में एक अप्रूव पैनल उनका होगा, लोग उनको अप्लाई करेंगे, इंडिविजुअल जज साहब अब नहीं कर सकते, उस पैनल के अंदर से चूज करेंगे जज साहब, एडवोकेट होंगे या रिटायर्ड जजेस होंगे जो कि कमीशन हो सकते हैं। तो अब ये मामला आगे कैसे चलेगा, क्या यंगस्टर्स को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा कि ये वाला बीच में ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट, तो कमीशन का भी ये सिलसिला कर दिया गया। इन पे लोगों की रिजर्वेशन भी हो सकती है। द कोर्ट और द कमीशन में भी सब सेक्शन 5 में लिखा हुआ है शैल कंप्लीट द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस आर प्रोसीडिंग्स इन राइटिंग के जरिए आप करेंगे और थ्रू ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग विद इन 90 days ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स कंटेन्ड इन सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट्स थी कि 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस आपने बीच में करना है, उस तारीख से, यहाँ नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअली कमीशन की अपॉइंटमेंट से। इसको पढ़ने से तो ऐसे लगता है वंस अगेन ये बीच में अबहाम है, होना तो ये चाहिए था कमीशन को अपॉइंटमेंट से 90 दिन का बीच में होना चाहिए था, मगर यूँ नहीं लिखा गया। अब दूसरा मसला ये आएगा ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे हुआ करेगी, मोबाइल के ऊपर करेंगे, कौन सी एडमिसिबल होगी, और क्या वो जज साहिबान जो कि पहले एविडेंस ही नहीं बीच में पढ़ा करते थे, क्या वो अब एविडेंस भी पढ़ेंगे, उनसे एक्सपेक्ट करेंगे आप, और वो वीडियो टेप भी लगा के और वीडियो को देखा करेंगे कि जी इसका क्या डिमीनर है विटनेस का, और ये किस तरीके से बीच में सवाल कर रहा है, जवाब दे रहा है, और ये तमाम मामलात वगैरह, और क्या ये पाकिस्तान की सिचुएशन के अंदर ये हो भी सकता है कि नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको पढ़ने से ये मुझे नहीं समझ, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वाली जो प्रोविज़न है ये इमीडिएटली लागू हो गई है कि नहीं, क्योंकि आप याद करेंगे कि इब्तदा के अंदर जो लिखा गया वहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें से ताल्लुक़ रखने वाले, प्रोसीडिंग से ताल्लुक़ रखने वाले जो मामलात हैं वो नोटिफिकेशन के ज़रिए लागू होंगे। तो क्या अभी इमीडिएटली आपने अगर एविडेंस शुरू किया है कि नए मुकदमे में, तो क्या वो रिकॉर्ड वीडियो और ऑडियो होगा कि नहीं, उसका क्या सिलसिला होगा, उसका कोई प्रिस्क्राइब तरीका होगा, क्या मैकेनिज़्म होगा, कैसे बीच में ये इंश्योर किया जाएगा, क्या ये रिक्वायरमेंट पार्टीज़ की होगी कि क्या ये कमीशन बीच में रिकॉर्ड किया करेगा, उसको कैसे ऑथेंटिकेट करके बीच में जमा करवाएगा, ये सवालात अभी बीच में आएंगे और इनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। आगे जाके फिर ये लिखा जाता है कोर्ट की एविडेंस के कंप्लीट होने के बाद शैल कंप्लीट द हियरिंग ऑफ फाइनल आर्ग्यूमेंट्स विद इन 20 days। एविडेंस उनके सामने आ गई, 20 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने बीच में 20 वर्किंग डेज इसको पढ़ा जाएगा, 20 days ऑफ हेयरिंग पढ़ा जाएगा, या बट पढ़ने से तो यही लग रहा है कि 20 दिनों के अंदर अंदर वो बीच में तारीखें डाल के, मगर ड्राफ्टिंग इतनी गंदी है, लिखा प्रोवाइडेड दैट द पार्टीज में फाइल रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स इन कोर्ट्स विद इन द टाइम। इसको तो पढ़ने से प्रोवाइजो या प्रोवाइडेड लिखने से ये मतलब हो जाता है कि रिटर्न आर्ग्यूमेंट जमा होंगे तो तब एक्चुअली 20 दिनों के अंदर अंदर बीच में डिसाइड किया जाएगा। जो लिखना प्रॉबली चाह रहे थे और जो गलत तरीके से ड्राफ्ट किया गया, वो एक अलहदा सब सेक्शन इसका होना चाहिए था जिसमें लिखना चाहिए था कि द पार्टीज में फाइल रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स एज वेल इन कोर्ट विद इन द टाइम फ्रेम के 20 दिनों के अंदर अंदर आप रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स भी जमा करवा सकते थे। प्रोवाइजो की सूरत के अंदर ये लिख देने से कुछ इस तरीके से लगता है
कि और प्रोवाइजो का मकसद ही ये होता है कि रिटन आर्ग्यूमेंट्स अगर जमा होंगे तो तब एक्चुअली पहली वाली कंडीशन बीच में लागू होगी 20 दिनों वाली, विच डज नॉट मेक सेंस। सो वंस अगेन ड्राफ्टिंग इसमें पुअर है, शायद इस्लामाबाद वालों से बीच में उठाया या ये शायद मेरे ख्याल में खुद ही बीच में इन्होंने किया है, बट इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट। ये प्रोवाइजो नहीं होना चाहिए था, सब सेक्शन होना चाहिए था प्रॉब्ली। आगे आ जाए दूसरा इंपॉर्टेंट, एक तो प्रोसेस के अंदर सबसे पहला मुझे मसला ये देखिए, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स तक की गुफ्तगू वगैरह तो हो गई सारे का सारा, वो पहले सेक्शन आ गए, उसके बाद समन्स का बीच में जिक्र आता है। सीपीसी का जो फ्लो था जिसके अंदर वो बताता था कि जी बीच में प्लेंट आएगी, रिटन स्टेटमेंट आएगी, रिटन स्टेटमेंट के बाद प्लेंट आएगी, समन्स आएंगे, रिटन स्टेटमेंट, ये वो सारे का सारा तबाह कर दिया गया है। और अब 27A जो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद बीच में एक सेक्शन डाल दिया गया है, 27 अभी भी कंटिन्यू कर 27 के बाद, हाँ 27 को रिप्लेस नहीं किया गया, जिसमें लिख दिया गया समन शैल बी इशूड साइमल्टेनियसली अनलेस अदरवाइज ऑर्डर्ड बाय कोर्ट। यानी समन्स होंगे जो इशू वगैरह होने होंगे, कोर्ट करेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, अनदर कॉपी ऑफ समन्स कोरियर के जरिए होंगे, और अगर कोर्ट डिटर्मिन करे तो बाय यूएमएस या पाकिस्तान पोस्ट के जरिए ये प्लेंटिफ के खर्चे के ऊपर होंगे। ये तो चलें ठीक है, यहाँ पे बीच में लिख लिया कोरियर और वो एक ही तारीख के ऊपर आप कर रहे हैं, चलें ठीक है, और यूएमएस का साथ होगा कि नहीं वो भी आप बीच में कर रहे हैं, अनलेस कोर्ट कहे कि जी इस तरीके से नहीं किसी और तरीके से। कंफ्यूजन यहाँ पे आती है सब सेक्शन 1 में, तो आपने डाक के जरिए या कोरियर के जरिए यूएमएस के जरिए जिक्र कर दिया, आगे ही जाके फिर आप बीच में कह देते हैं, और ये नहीं समझ आती कि ये है अगर पहले वाले करने के बाद अगली पेशी के ऊपर, कि उसी पेशी के ऊपर कि कोर्ट शैल ऑर्डर साइमल्टेनियस सर्विस बाय affixing a copy of the summons at some एक तो conspicuous place at the house of the defendant, मोहल्ले के अंदर आप जाके उसके घर के ऊपर ही, क्या पहली पेशी के ऊपर ही ये सब्सटीट्यूटेड सर्विस के बारे में है कि ये आपका पहली तारीख के ऊपर, ये कि पहले तारीख के ऊपर ही मोहल्ले में बेइज्जती करने के लिए आप उसके वहाँ पर दरवाजे के ऊपर जाके बीच में कोर्ट के जरिए लगवा देंगे। पहली तारीख के ऊपर आगे लिखो मोबाइल मॉडर्न डिवाइस इंक्लूडिंग डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग मोबाइल, टेलीग्राम, फोनोग्राम, टेलेक्स, फैक्स वगैरह पुरानी चीज़ें लिखी हुई हैं, प्रिस्क्राइब मैनर के अंदर आप मोबाइल के ज़रिए उसको मैसेज कर सकते हैं। इसका मतलब है एसएमएस, इसका मतलब है फेसबुक, इसका मतलब है ट्विटर, इसका मतलब है किस तरीके से करेंगे और कौन करेगा। ये तामील वगैरह का भी बीच में अभी क्वेश्चन है कि आप पार्टीज करेंगी, क्या कोर्ट का बंदा बीच में बैठ के अभी ईमेल वगैरह भेजा करेगा, ईमेल एड्रेसेस के ऊपर किस तरीके से, ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। और फिर सवाल ये आएगा, यहाँ पे भी मॉडर्न डिवाइसेस का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जिक्र आ रहा है, ये वाला सब सेक्शन लागू होता है कि नहीं अभी, क्योंकि पहले ये लिखा गया था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और प्रोसीडिंग से ताल्लुक़ रखने वाले नोटिफिकेशन के बाद लागू होंगे। फिर कंफ्यूजन आ जाती है बीच में, सी के अंदर फिर से लिखा हुआ अर्जेंट मेल सर्विस एंड पब्लिक कोरियर सर्विसेज, जो कि सब सेक्शन 1 में आप पहले लिख दी गई हैं, और पब्लिकेशन इन प्रेस इन द प्रिस्क्राइब मैनर, ठीक है, कौन प्रिस्क्राइब करेगा ये, और अभी इसके बाद कोई नए रूल्स आएंगे वो भी बीच में देखना है, और एनी अदर मैनर एज ए डीम्स में फिट। लगता तो ये है बीच में कि यहाँ पे, और ये देखिए डी के बाद जी आ जाता है, यहाँ पे इन्होंने गलती बीच में ये की है कि नकल इन्होंने की है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की जो अमेंडमेंट्स थी, और उनका ई और एफ तो बहुत ही वाही आता है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का, कि जी वो जी मस्जिद के अंदर और मुख्तलिफ चौराहों के अंदर जाके बीच में अनाउंसमेंट करवाई जाएगी पहली तारीख के ऊपर कि जी आप पे मुकदमा आपके खिलाफ हो गया। वो तो अच्छी बात है, लगता है सेंसेबल बंदे ने डिलीट कर दी, लेकिन नकल करते करते ये बीच में भूल गए कि डी के बाद ई आता है, यहाँ पे ई लिखना चाहिए था, वो उनका जी बीच में अभी भी बीच में कंटिन्यू करता, तो ई होना चाहिए। बाद में ये बीच में दिखाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे एक बंदा अक्ल कुल नहीं होता, गलतियाँ उनसे बीच में हो जाती हैं, उनको उनके ख़िलाफ़ मैं बीच में नहीं बोल रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसलिए इन्हीं चीज़ों के लिए ज़रूरी होती है कि आप कंसल्टेशन करें और लोगों से डिस्कस करें, ताकि ये गलतियाँ आपको पॉइंट आउट की जा सकें, और फिर ये ना हो कि जब आप बीच में इम्प्लीमेंट कर दें तो तब लोग कहें कि भाई ये क्या किया, ये क्या किया, ये किया, और फिर आपको शर्मिंदगी का बीच में सामना करना पड़े। 3 में फिर से वंस अगेन ये क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक बीच में मॉनिटरिंग का बीच में जिक्र किया गया है कि प्रोसेस सर्वर आपके साथ क्या इसको कहते हैं, प्रोसेस सर्वर साहब जो करेंगे उनकी प्रेजेंस मॉनिटर होगी
मॉडर्न डिवाइस के जरिए से इन द प्रिस्क्राइब मैनर कि वो जीपीएस के जरिए पता चला जाएगा कि यहाँ पे बीच में कोई सेंट्रल बंदा बैठ के देख रहा होगा क्या होगा किस तरीके से. एंड प्रोसेस सर्वर शैल टेक अ फोटोग्राफ ऑफ द डिफेंडेंट और द प्रेमिसेस or the person accepting servants summons on behalf of the defendant which shall be part of the अगर कोई फीमेल आपने बीच में डिफेंडेंट बनाई है तो क्या आप उसकी तस्वीर उतरवाएंगे किसी बीच में प्रोसेस सर्वर से, और अगर वो उतरवाएंगे तो उनके बाद उनके साथ क्या बीच में होगा किस तरीके से. एंड सच शैल बी मेड पार्ट ऑफ रिकॉर्ड एज प्रूफ ऑफ सर्विस. मामला ये है कि बीच में ये वाली चीज़ भी है अमेरिका के अंदर होता है, मगर वंस अगेन देखने से ये बीच में लग रहा है कि अमेरिका के अंदर जो चीज़ होता है वो पाकिस्तान में जब आप लागू करने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ सुनमुखी भी बीच में इसमें फिर बेशुमार हो. जब तस्वीरें उतारने की लोग कोशिश वगैरह करेंगे वहाँ पे और जगह के ऊपर और तस्वीर उतार के मोबाइल के ऊपर प्रोसेस सर्वर तो कर सकता है अगर ये बीच में कर रहा है, मगर प्रोसेस सर्वर के साथ कैसे डील किया जाएगा वो आप बीच में उसको थोड़ा बहुत एक्सपोज कर रहे हैं. आगे चलें बीच में आके सेक्शन 96 के अंदर जहाँ पे अपील का बीच में टाइम फ्रेम वगैरह था कि अपील के बारे में सेक्शन 96 में अगेंस्ट डिक्री की जहाँ पे बात है वहाँ पे ऐड कर दिया गया है. अब कोर्ट शैल डिसाइड द अपील विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट. रिस्पोंडेंट फिर एक्चुअली अगर उसने डिले करवाना हो तामील अवॉइड करेगा, मगर अगर वो पेश हो गया तो वो 60 दिनों के अंदर बीच में कहा गया कि कोर्ट डिसाइड करेगा, मगर अगर नहीं करेगा तो उसका क्या असर पड़ता है. ये प्रोविज़न मैंडेटरी नहीं है क्योंकि ना डिसाइड करने की कोई सज़ा नहीं दी गई, और चूँकि मैंडेटरी नहीं है तो यहाँ पे तो बीच में अभी भी ये सिलसिला होता रहा कि कई दफ़ा 60 दिनों में डिसाइड करना उससे ज़्यादा लंबी तारीखें मिल जाती. सो इसका क्या कोई असर पड़ेगा कि नहीं, आई डोंट थिंक इसका कोई ख़ास बीच में असर पड़ने लगा है. जज साहिबान के ऊपर बल्कि ओनस ज़्यादा डाल दिया गया है, और अब बीच में इस कानून के बाद ये करने के बाद हर जगह के ऊपर ये बीच में कहा जाएगा कि जी वो असल में डिले तो जज साहिबान की वजह से हो रहा है. हमने तो देखें गवर्नमेंट ने कानून के अंदर फैसिलिटीज़ आप बेशक उनको ना दें, जजेस अपॉइंट आप ना करें जितनी ज़रूरत है, आप ये कहेंगे लेकिन कानून के अंदर तो ये बीच में गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ ओके कि जी हमने तो कानून में लिख दिया हुआ 60 दिनों में करना है. वो कर भी सकता है प्रैक्टिकली कि नहीं, और हो भी सकता है कि नहीं, वो अलहदा चीज़ है, मगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनस शिफ्ट कर दिया गया है जुडिशरी के ऊपर, विच मे और मे नॉट बी अ गुड थिंग. बट ठीक है टाइम फ्रेम अगर कोई इसका एक चीज़ ये होती है अगर कानून के अंदर लिखा हुआ तो फिर जज साहब बीच में कह सकते हैं वकील साहब को, वकील साहब 60 दिनों का लिखा हुआ है और अब मुझे उसको फॉलो करना पड़ेगा. बीच में सज़ा अलबत्ता तक नहीं लिखी गई तो वकील साहब फिर भी उसको लंबा कर सकते हैं कई तरीक़ों से. यही टाइम फ्रेम. देखिए अजीबोगरीब चीज़ क्या है, और ये सारे का सारा वो पुराना जो सेक्शन अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स के अंदर 106 106 जो था वो हर्फ ब हर्फ बीच में उन्होंने सब सेक्शन 1 में रिप्रोड्यूस कर दिया, मगर वो टाइपिंग के अंदर सक लगता गलती है यहाँ पे. पहले ये था नॉट बीइंग, अगर आप सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट लाइन पढ़ें, नॉट बीइंग द हाई कोर्ट, ये पहले ब्रैकेट्स में होता था, अब ब्रैकेट्स में से निकाल दिया गया. ये करने की क्या ज़रूरत थी. 1908 से बीच में चलता हुआ मामला आ रहा है और सारों की अंडरस्टैंडिंग बीच में है. ये करने से क्या होता है, बल्कि इसके पढ़ने से थोड़ा बहुत बीच में इसके अंदर अभाम आ जाता है कि क्या तमाम अपीलें अब बीच में हाई कोर्ट में होंगी कि पहला वाला जो हिस्सा है कि जी जहाँ पे अपील हो, जहाँ पे आपकी ओरिजिनल डिक्री के अगेंस्ट अपील होनी थी वहाँ पे ही आपका बीच में होगा अपील. एफएओस वगैरह भी अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स भी होंगी. वो वाला सवाल यहाँ पे बीच में है, मगर मैं टैम्पर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. मकसद सिर्फ ये था कि इसके अंदर ये बीच में 106 में ऐड कर दें कि अपील 30 दिन के अंदर अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट से बीच में की जाएगी. तो ठीक है, वंस अगेन इट्स डायरेक्टरी, इट्स नॉट मैंडेटरी. ऑर्डर्स के तो 30 दिनों के अंदर होगी, और पिछला वाला जो था 60 डेज़ के अंदर ढां डिक्री के अगेंस्ट डिक्री में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है उसकी अपील सुनने के अंदर. तो ठीक है, यहाँ पे बीच में एफएओस जो होंगी वो दे शैल बी. अब रिवीजन के बारे में क्या बीच में है, वो 115 में इन्होंने जाके ऐड कर दिया. सब सेक्शन 2 में लिख दिया गया रिवीजन 2 महीने के अंदर बीच में डिसाइड होगी, फर्स्ट डेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट से. और साथ पहले ये लिखा हुआ था, इसकी क्या पता नहीं ज़रूरत थी कि पहले लिखा होता जी कॉपी 3 दिनों के अंदर अदा करेंगे, जो भी डिसीजन रिवीजन के अंदर आएगी अब वहाँ पे बदल के 6 दिन कर दिया गया. कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस इससे नहीं पड़ने लगा, क्योंकि सिर्फ अब लिख दिया गया है कि भाई इतने टाइम के अंदर करना चाहिए. वो तो कानून के अंदर हमेशा बेशुमार चीज़ों का पहले भी लिखा गया. जब तक सज़ा मुख्तस नहीं करते या कॉस्ट का आप कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं डालते, आप बीच में एक तरीके से कहा जा सकता है कि आप कानून के साथ भी बीच में मजाक ही बीच में कर रहे हैं, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली तो होता है कि नहीं होता. यू आर वंस अगेन लीविंग दैट ओपन.
मगर वंस अगेन फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है रिटन स्टेटमेंट में इतनी क्या चीज़ थी कि वहाँ पे आपने 30 दिन के अंदर पाबंद कर दिया कि हर सूरत में करना है और सजा भी है वगैरह, बाकी चीज़ें आपने खुला खाता छोड़ दिया वहाँ पे जहाँ पे आपने जितना भी करना। आगे जाके सेक्शन 128 में ये बीच में लिखा हुआ था, वो प्रोविजन थी कि जी ऑर्डर्स के और रूल्स वगैरह बीच में बन सकते हैं इन सेक्शंस के तहत। वहाँ पे केस मैनेजमेंट के लिए एक चीज़ बीच में ऐड कर दी गई है कि केस मैनेजमेंट के बारे में भी भाई अब रूल्स बनेंगे कि केसेस को कैसे मैनेज किया जाएगा। आगे जाके अब ये इंटरेस्टिंग है और ये काफ़ी दूर फार रीचिंग भी बीच में हो सकती है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तरीका वगैरह और गोर वगैरह हम इस्तेमाल पहले ये करते थे कि 7-11 की एप्लीकेशन जमा करवा दें, रिटन स्टेटमेंट या जमा करवाने की जब तक 7-11 का बीच में डिसाइड नहीं होता, साल 6 महीने आप बीच में वैसे लंबा कर उसको ख़त्म, या स्टे के ऊपर बीच में बहस रुकी हुई है तो जी बीच में मेन मुकदमा ही नहीं बीच में भी हो रहा है, या सिर्फ स्टे एप्लीकेशन का बीच में जवाब दे दिया, रिटन स्टेटमेंट अभी बीच में पेंडिंग है और पुराने अंदाज के अंदर लंबा खींची जा। अब लिख दिया गया है कोर्ट हेयरिंग सूट वो इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन जो है वो सेम टाइम पे सुनी जाएंगी। टाइमलाइंस और वो जैसे कि कानून के तहत ये केस मैनेजमेंट का जो आएगा सिलसिला शायद उसके अंदर बीच में प्रिस्क्राइब किया जाए, साथ सुनी जाएंगी एप्लीकेशंस। क्योंकि ये नहीं होगा कि सूट का रुक गया और सारे का सारा पहले तो जी एप्लीकेशन डिसाइड होगी, क्योंकि आगे स्पेसिफिकली लिख दिया गया फाइलिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 इंक्लूडिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेन or dismissal of a suit shall not be ground to halt the proceeding. इस proceedings नहीं रुकेंगी और dispense with or waive the requirement of filing a written statement within the time lines के। फॉर एग्जाम्पल इसका उल्टा भी बीच में हो सकता है, अगर टाइम बार्ड सूट है नज़र आ रहा है या कानून के तहत बार हुआ है तो फिर भी मुझे रिटन स्टेटमेंट बीच में कई सौ अगर बनानी है, अगर काफ़ी डिटेल्ड 100 समूह की बना के देनी होगी, और उसमें मैं ऑब्जेक्शन लिया करूंगा कि अलहदा एप्लीकेशन लिया करूंगा, उसमें ऑब्जेक्शन लूंगा प्रिलिमिनरी और उसको प्रिलिमिनरी नुक्ता ट्वीट करवाऊंगा 7-11 7-10 का कि ये है ये चीज़। अब बीच में आपको अपना थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, जो भी स्ट्रैटेजी आप प्लेंटिफ के वकील हैं या डिफेंडेंट के उसके मुताबिक क्या हुआ करती थी। अब आगे आ जाए आखिरी सेक्शन, वो तो बीच में ये कि कहानी सारी की सारी कर दी, एंड के अंदर जाके कह दिया हाँ भाई ये वाला जो सारा सिलसिला है। और जो अजीब चीज़ बीच में है उसके अंदर ये लिख दिया गया 159 सेविंग ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड प्रायर टू द कमिंग इन फोर्स ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। अव्वल तो ऑर्डिनेंस को एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया, ये भी ड्राफ्टिंग के अंदर बीच में गलती है। यहाँ पे ऑफ द 2020 ऑर्डिनेंस लिखना चाहिए था या आइडेंटिफाई करना चाहिए था कौन सी ऑर्डिनेंस है, बिकॉज 159 इंसर्ट हो रहा है सीपीसी के अंदर और वहाँ पे किस दिस ऑर्डिनेंस का क्या बीच में मतलब है। यहाँ पे आप एक्ट पढ़ें तो आपको समझ आ जाती है, मगर चूंकि ये अल्फाज सीपीसी में इंसर्ट किए जा रहे हैं, ड्राफ्टिंग इज़ बैड। खैर चलें ये समझ लिया, कहना ये बीच में चाह रहे हैं कि इससे पहले जितने भी मुकदमे वगैरह चल रहे हैं उनके ऊपर ये जो अमेंडमेंट्स है नहीं लागू होंगे, तो आपका बैकलॉग जैसे मैंने पॉइंट आउट किया वो किस तरीके से क्लियर होगा। बट वंस अगेन ये इन्होंने बीच में कह दिया कि जी ये इस तरीके से बीच में होगा, बिकॉज प्रोसीजरल चीज़ें रेट्रोस्पेक्टिव भी बीच में अफेक्ट कर सकती है, मगर यहाँ पे इन्होंने तमाम चीज़ों को प्रोस्पेक्टिव कर दिए। और साथ का है कि जी प्रोसीडिंग्स वगैरह के अंदर जो चल रही हैं सूट, अपील, रिव्यूज़, रिविजन, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन वगैरह, उन सारों में उसके प्रोसीडिंग्स का मतलब ये है कि ये अपीलों पे भी नहीं लगेगा, रिव्यू पे भी नहीं लगेगा, रिविजन्स पे भी नहीं लगेगा। अब देखिए सवाल यहाँ पे बीच में एक और चीज़ आएगी, सूट अब अगर अभी बीच में चल रहा है उसकी अपील के ऊपर ये अमेंडमेंट्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ये सवाल वगैरह अभी भी थोड़ा सा इसमें अबहम है। अगर आप मेरे से पूछें ऑल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड प्रायर, इसको तो यूं पढ़ा जा रहा है कि अपील अगर इससे पहले बीच में कमिंग इनटू इफेक्ट ऑर्डिनेंस से पहले जमा करवाई गई है तो तब उसके ऊपर पुराना कानून लगेगा। अपील अगर इससे बाद में करी जा रही है, लागू की जा रही है, तो वहाँ पे बीच में ये वाली इसकी प्रोविजन या एग्जीक्यूशन वगैरह में उसके अंदर ये बीच में लगेगा। मगर फिर वंस अगेन मैं आपसे बीच में ये सवाल करूंगा, वो उसका एक कॉन्सेप्ट ये भी चलता है कि अपील इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर प्रोसेस, सूट की कंटिन्यूएशन है तो वो कहाँ पे जाएगा, अब हम यहाँ पे मौजूद है। और दूसरा देखें अमेंडमेंट्स बेशुमार की जा रहे हैं, हर कोर्ट यहाँ पे सीपीसी के अंदर अमेंड कर रहा है। भाई मेरे नज़दीक अगर आप बीच में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सूट्स में इतना मसला नहीं है, डिग्री वगैरह अगर आप हासिल कर लें, अब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स की तरफ किसी की कोई नज़र ही नहीं, ना कोई तब्दीली आ रही है, ना उसके अंदर कोई चेंज कर रहे हैं, ना कोई उसको देखता है। उनका तो ये ख्याल है कि जी बस डिग्री पास हो गई तो मुकदमा उनका फारिग हो गया,
बात तो ये है कि एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को जब आपने डिग्री 5 साल लगा के हासिल कर ली, उसको पैसों में या उसको एग्जीक्यूट करवाने में, उसका असर हासिल करने में लोगों की सदियां गुजर जाती हैं यहाँ पे। तो बात तो ये है कि वहाँ पे बीच में अमेंडमेंट्स आने की ज़रूरत थी, मगर वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं की गई। ये बीच में है जी, ये सारी की सारी जो अमेंडमेंट्स आई हैं इब्तदा के अंदर, मुझे इसके ऊपर बेशुमार गुस्सा आया कि जी ऊपर से नाजल हो गई, पता किए बगैर, किसी से डिस्कस किया नहीं, कुछ पता नहीं है कहाँ से बीच में आ गई और हो गई। और जिन जिन लोगों को पता होना चाहिए था उनको भी नहीं बीच में पता था। वो साहिबान जो कि हाई कोर्ट की सीपीसी अमेंडमेंट कमेटी के जो हिस्से हैं, उन तक को बीच में ये इन्फॉर्म वगैरह नहीं था। और ये ऊपर से वो भी बीच में पढ़ रहे थे, और उनकी भी बीच में एंग्जाइटी यही थी कि डिस्कस किए बगैर, इनपुट लिए बगैर आप कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं। मगर जब इनको तह में जाके देखा गया तो इसके अंदर कोई ज़्यादातर चीज़ें ऑप्टिकल ही हैं, लोगों को बीच में दिखाने के लिए जी देखें हम तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की चीज़ों को बीच में नकल किया गया, मगर उनकी हार्मलेस चीज़ों को किया गया, जो उनकी हार्मफुल बेशुमार चीज़ें थी वो तो खैर यहाँ पे लगता है जहन अप्लाई करके इन्होंने भी एक तरीके से इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की जो अमेंडमेंट्स थी उनको तकरीबन मनो अन रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या ये अजीबो गरीब अंदाज से ये अमेंडमेंट्स बीच में करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत सेंस यहाँ पे बीच में पंजाब के अंदर नज़र आया है, मगर वंस अगेन ये ज़्यादा है बीच में ऑप्टिकल एक्सरसाइज। और अगर इसके अंदर आप मेरे से पूछें तब्दीली अगर कोई आई है जो फंडामेंटली बीच में करती है, वो बीच में सिर्फ रिटन स्टेटमेंट का टाइम लिमिट कर दिया गया है, और थोड़ा बहुत शायद कमीशन का स्कोप इंक्रीज कर दिया गया है, और शायद डाउन द लाइन बीच में वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी बीच में ज़रूरत वगैरह पड़ जाए, मगर और कोई बीच में फंडामेंटल नहीं चेंजेस नहीं आई। बस ये लिख दिया हुआ कि जी उम्मीद करते हैं कि जी आप इतने दिनों के अंदर बीच में डिसाइड कर देंगे, बिकॉज उम्मीद ही है, लिखा तो मैंडेटरी गया शैल डिसाइड, मगर जब तक सज़ा आप मुख्तस नहीं करते, कानून ये कहता है कि ये डायरेक्टरी प्रोविजन है, और डायरेक्टरी प्रोविजन किसी को पाबंद नहीं करती इस तरीके से। आई होप यू फाउंड दिस लेक्चर यूज़फुल। थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल में इसलिए जाके बीच में बात की, जैसे कि हम हमेशा से कोशिश कर रहे हैं कि मकसद ये भी था कि आपको सिखाया जाए या देखा जाए कि कानून को पढ़ते कैसे हैं, और इसकी बीच में इंपॉर्टेंस आगे जाके कैसे इसको कोई मुझे ये कह रहा था कि आप तो बड़ी गहराई में आपने वो एज ई के बाद जी वाला भी जाके कर लिया। वकालत है ही ये चीज़ के गहराई में जाके आप एनालाइज करें और अपने आर्ग्यूमेंट्स और अपने हर चीज़ का आप ही अपने आप को समझने की कोशिश करें कि जी इसका असर प्रैक्टिकली क्या होगा। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे लेजिस्लेटर्स के खाते के अंदर तो नहीं मुझे होता हुआ नज़र आ रहा। और ये अगर बीच में कानून बीच में रेलेवेंट टाइम के अंदर बीच में नहीं रखा गया प्रोविंशियल असेंबली के साथ, और बीच में मनोन ख़त्म हो गया, तो उसका क्या बीच में अब असर होगा, उसके बारे में किसी और वक्त भी बीच में बात करेंगे। अगर आपने प्लीज़ अपने सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए, कमेंट्स वगैरह डेफिनेटली देते रहिए। कोई सवालात हैं, आई रियली एंजॉय रिसीविंग क्वेश्चंस फ्रॉम यू एज वेल। ईमेल का मेरा एड्रेस है mac@qayyums.com, और ये तमाम लेक्चर्स और तमाम स्लाइड्स और तमाम बीच में इंफॉर्मेशन और वीडियोस हमने इकट्ठे कर दिए qayyums.com/lectures.html। कैपिटल है, इस पते के ऊपर आप बीच में चेक कीजिए। एक दफ़ा फिर रमज़ान मुबारक, कोरोना के दिनों के अंदर एहतियात कीजिए, और इंशाल्लाह जल्दी बात होती है दोबारा आपसे दोस्तों से। थैंक यू।